हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में हम लोग पढ़ेंगे पूरे नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी के बारे में, यानी कैसे इम्पल्स जनरेट होता है न्यूरॉन के अंदर और कैसे कंडक्ट होता है। और इसी जनरेशन और कंडक्शन की फिजियोलॉजी से पूरा नर्वस सिस्टम वर्क करता, फंक्शन करता है। तो आज हम लोग टॉपिक जो हमारा आज है वो है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो आप गौर करेंगे तो यहां पर इस टॉपिक में चार चीज आपको नजर आएंगी। जनरेशन नंबर 1, नंबर 2 कंडक्शन, नंबर 3 नर्व, नंबर 4 इम्पल्स। तो हम शुरू करते हैं नर्व से, नर्व इम्पल्स से। तो नर्व का मतलब क्या हुआ? नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन। और इम्पल्स जो हुआ वो एक्शन पोटेंशियल हुआ। टर्म इम्पल्स इज टर्म एक्शन पोटेंशियल। अब ये दो और टर्म जो है जेनरेशन एंड कंडक्शन। तो इनका जेनरेशन न्यूरॉन के अंदर, इम्पल्स का जेनरेशन, कोई भी एक्टिविटी, न्यूरॉन की एक्टिविटी क्या है? मैसेजेस को कन्वे करना, इंफॉर्मेशन कन्वे करना। ये खुद काम नहीं करता है, ये कन्वे करता है। किसी स्टिमुलस के बिगिनिंग से इंफॉर्मेशन कन्वे, इंफॉर्मेशन पैसेज होता है, शुरू होता है किसी चीज से। तो शुरू होता है स्टिमुलस से, कोई सा भी स्टिमुलस, टच स्टिमुलस, टेस्ट स्टिमुलस, कोई सा भी स्टिमुलस हुआ। ये स्टिमुलस से बिगिन होता है और उसके बाद न्यूरॉन का फंक्शन ये होता है कि इस स्टिमुलस को कंडक्ट करे। पहले तो स्टिमुलस से कंडक्ट की किस चीज करेगा? इम्पल्स तो कोई चीज है। अब उससे न्यूरॉन के अंदर क्या होगा? जैसे कोई टेलीफोन है, साउंड हमने बोला, तो टेलीफोन ने सबसे पहले क्या किया? उसको करंट में कन्वर्ट किया। तो यहाँ भी स्टिमुलस, जो वहां पर टेलीफोन में साउंड था वो यहाँ पर हीट है या कुछ भी है, तो उस स्टिमुलस बेस्ड जनरेशन ऑफ इम्पल्स होगा। तो वो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा वो कहलाएगा इम्पल्स, नर्व इम्पल्स, जो न्यूरॉन में जनरेट हो रहा है। अब ये कंडक्ट होगा तो कंडक्शन का फिजियोलॉजी पढ़ेंगे हम लोग, कैसे जो है अलोंग द एक्सॉन, और एक्सॉन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो अलोंग द बॉडी, अलोंग द ऑर्गन, एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन तक कैसे स्टिमुलस जनरेटेड नर्व इम्पल्स कंडक्ट होता है। तो ये सारी बातें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। तो अगर हम सोचे कि क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन के बारे में पढ़ने का मतलब ये है कि हम न्यूरॉन के उन पार्ट्स के बारे में पढ़ सकें जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं नर्व कंडक्शन में, नर्व इम्पल्स कंडक्शन में, जनरेशन में। तो कॉमेंट्री न्यूरॉन में एक्सॉन के बारे में और एक्सॉन टर्मिनल के बारे में, सिनेप्टिक नॉब के बारे में और इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे न्यूरॉन में। और न्यूरॉन के बारे में पढ़ने के बाद हम एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे, क्या होता है एक्शन पोटेंशियल। कुछ टर्मिनोलॉजीज से हम इंट्रोड्यूस होंगे एक्शन पोटेंशियल में, जैसे कि रेस्टिंग पोटेंशियल, जैसे कि डीपोलराइजेशन, जैसे कि रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन। एक्शन पोटेंशियल जब जेनरेट हो जाएगा तो इनका कंडक्शन कैसे होता है ये भी पढ़ने जा रहे हैं आज हम।
तो एक्शन पोटेंशियल में एक्शन पोटेंशियल जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर फर्दर कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और एक्शन पोटेंशियल के अंदर में हम लोग पढ़ेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल या पोलराइज या तो रेस्टिंग पोटेंशियल या फिर हम पोलराइज्ड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद डिपोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और फर्दर फिर कंडक्शन पढ़ेंगे। इसी एक्शन पोटेंशियल का ये नर्व इम्पल्स का कंडक्शन पढ़ेंगे। तो यही मकसद है कि हम समझ पाए कि न्यूरॉन्स कैसे अपना कन्वे करने का, कंडक्शन करने का, किसी इम्पल्स जनरेटेड किसी स्टिमुलस जनरेटेड इम्पल्स का कंडक्शन एक जगह से दूसरी जगह कैसे करता है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं आज हम लोग न्यूरॉन से। और न्यूरॉन का जो मेन बॉडी पार्ट होता है वो साइटोन कहलाता है। ये इसमें और दूसरे ऑर्गन के जैसे न्यूक्लियस होता है और इस साइटोन में बहुत सारे डेंड्राइट्स पाए जाते हैं जो कि फाइबर्स होते हैं। इन फाइबर्स में सबसे बड़ा फाइबर जो होता है वो होता है एक्सॉन। तो न्यूरॉन के बाद जो है जो पार्ट आएगा वो आएगा एक्सॉन। न्यूरॉन नहीं, साइटोन के बाद जो पार्ट आएगा वो एक्सॉन। तो ये साइटोन है, ये सेल बॉडी है और इसके बहुत सारे फाइबर्स जुड़े हुए हैं इससे, और इसमें से लॉन्गेस्ट फाइबर जो है वो है एक्सॉन और ये स्मॉल फाइबर्स जो है वो है डेंड्राइट्स। अब जो है इनके ये एक्सॉन हिलॉक कहलाता है, जहां से एक्सॉन शुरू होता है, साइटोन एंड करता है, सेल बॉडी एंड करता है यहां से, और जहां से एक्सॉन शुरू होता है वो कहलाता है एक्सॉन हिलॉक। तो ये आपका हुआ एक्सॉन हिलॉक। और यहां से शुरू होता है एक्सॉन और इस पर जो है श्वान सेल्स पाए जाते हैं। और दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, एक माइलिनेटेड और एक नॉन माइलिनेटेड। तो अलग अलग लोकेशंस पर ये दोनों माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। और ये श्वान सेल्स का होता है, इनकी चारों तरफ जो है एक्सॉन की चारों तरफ श्वान सेल्स होते हैं। और श्वान सेल्स अगर माइलिन शीट बनाते हैं माइलिनेटेड फाइबर कहलाता है, और अगर माइलिन शीट नहीं बनाते हैं तो नॉन माइलिनेटेड फाइबर कहलाता है। इन दोनों के कंडक्शन स्पीड में फर्क होता है। अगर माइलिनेटेड है फाइबर तो जो नर्व कंडक्शन होगा वो एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर में होगा, और इसको सॉल्टेटरी मैकेनिज्म कहेंगे, जो कि यहाँ से स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये डिफरेंस है, बहरहाल स्पीड बढ़ जाता है। तो अभी तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो है कैसे ये कंडक्ट हो रहा है। ये इनिशियली हमें समझ में आया कि भाई ये साइटोन से एक्सॉन की तरफ कंडक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का या नर्व इम्पल्स का, एक्शन पोटेंशियल का। तो बहरहाल ये तो हुआ। अब जो है यहाँ से ये ब्रांचिंग होगी, नर्व जहां पर एक्सॉन एंड करेगा वहां से ये ब्रांचिंग होगी, और हर ब्रांच जो होगा वो एंड करेगा सिनैप्टिक नॉब पे, सिनैप्टिक नॉब पे। और इस सिनैप्टिक नॉब से दूसरा न्यूरॉन शुरू होगा। यहां से इनके डेंड्राइट्स जो होंगे वो जुड़े होंगे सिनैप्टिक नॉब से, और यही जो गैप होगा इसे हम कहेंगे साइनैप्स। और साइनैप्स से पहले जो न्यूरॉन होगा उसे प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन कहेंगे, और उसके बाद का जो न्यूरॉन होगा उसे पोस्ट साइनैप्टिक
यानी साइनेप्स के बाद वाला, पोस्ट का मतलब बाद वाला न्यूरॉन कहलाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन एक्सॉन साइटोन से एक्सॉन की तरफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन हो रहा है, न्यूरॉन एंड कर रहा है साइनेप्टिक नॉब में, और साइनेप्टिक नॉब के बाद दूसरा न्यूरॉन शुरू हो रहा है, उसके बीच गैप है एक, पहले वाला प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, दूसरा वाला पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और इस गैप को साइनेप्स कहते हैं, और यहीं से जो है केमिकल ट्रांसमिशन होता है। तो केमिकल ट्रांसमिशन का मतलब हो गया कि केमिकल का ट्रांसमिशन, वो केमिकल कौन होता है, कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, तो वो कहलाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो कहलाता है एंटीज या न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कई हो सकते हैं, और उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के ही नाम के ऊपर इस न्यूरॉन का नाम होता है, यानी हर न्यूरॉन अलग होता है अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से। अगर कोई एसिटाइल कोलिन सेक्रेट कर रहा है तो वो कोलिनर्जिक न्यूरॉन होगा, डोपामीन सेक्रेट कर रहा है तो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होगा, सीरोटोनिन जनरेट कर रहा है तो वो सेक्रेट कर रहा है तो सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन होगा, और इसी टाइप से अलग अलग टाइप के न्यूरॉन होगा, डोपामीन, सीरोटोनर्जिक, डोपामिनर्जिक, कोलिनर्जिक और एडिनर्जिक न्यूरॉन्स होंगे। यहाँ पर एडिनलिन या नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन सेक्रेट करेगा। तो बहरहाल ये न्यूरॉन टाइप्स हो। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर, साइनेप्टिक नॉब के अंदर पाया जा रहा है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर्स। या तो बात समझ में आई, ये केमिकल ट्रांसमिशन हो गया। अब यहाँ जब यहाँ से यानी साइटोन से जब बात आएगी एक्सॉन के पास, यानी यहाँ एक्सॉन हिलॉक के पास, तो यहाँ पर एक्सॉन हिलॉक पे जो इलेक्ट्रिसिटी या पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, वो -70 मिली वोल्ट होगा, और ये यही जो है जनरेट करेगा, यही वजह होगा, ये रेस्टिंग स्टेज का पाया जाना ही, रेस्टिंग स्टेज का मेंटेन होना ही जो है इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि इम्पल्स कंडक्शन नहीं हो रहा है, यानी नर्व जो है रेस्टिंग स्टेज में है, और अगर इम्पल्स कंडक्शन शुरू हो जाएगा तो वो शुरू होगा इस रेस्टिंग पोटेंशियल के डिमिनिश होने से, और एक दूसरा कंडीशन शुरू होने से, जिसे कहेंगे हम लोग डीपोलराइजेशन। तो ये रेस्टिंग स्टेज जो होता है वो पोलराइज्ड स्टेट होता है, -70 मिली वोल्ट का। तो यहाँ तक इस बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और इस जब दूसरे न्यूरॉन में एक्शन हिलॉक से बात बढ़ेगी तो ये जो है जो एक्शन होगा, जो जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल होगा और कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल होगा, उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक तो हमने इंट्रोडक्शन दिया न्यूरॉन के बारे में। अब न्यूरॉन के इंट्रोडक्शन के बाद हम शुरू करेंगे समझना एक्शन पोटेंशियल को। तो एक्शन पोटेंशियल जैसा कि हमने बताया कि शुरू होगा रेस्टिंग पोटेंशियल से, और यहाँ हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये रेस्टिंग पोटेंशियल जो होगा वो -70 मिली वोल्ट होगा एक्सन हिलॉक के पास। तो ये रेस्टिंग स्टेज जो होगा वो कैसे होगा और कैसे मेंटेन होगा, तो ये आपका मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन को, इस पार्ट मेम्ब्रेन के पार्ट को हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, और ये एक्सोप्लाज्म हुआ, जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म होता है, और ये आउटर एरिया है, यानी ये न्यूरॉन का आउटर एरिया है, न्यूरॉन का इनर एरिया है। तो यहाँ पर रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है आउटर पॉजिटिव होता है और इनर निगेटिव होता है, इसे ही हम रेस्टिंग पोटेंशियल या -70 मिलीवोल्ट या पोलराइज्ड स्टेट कहते हैं। ये जो स्टेट हुआ ये पोलराइज्ड स्टेट हुआ, पोलराइज्ड स्टेट। तो इस पोलराइज्ड स्टेट में अंदर की तरफ नेगेटिव होता है, बाहर की तरफ पॉजिटिव होता है, और ये अंदर की तरफ नेगेटिव इसलिए नहीं होता है कि इसके अंदर नेगेटिव आयंस पाए तो जाते हैं, लेकिन इस नेगेटिव आयंस की वजह से अंदर का जो पोलैरिटी होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, बल्कि अंदर की पोलैरिटी जो होती है वो नेगेटिव इसलिए होती है कि यहाँ पर
पॉजिटिव आयंस जो होता है वो कम होता है और यहाँ पर पॉजिटिव आयंस जो होता है वो ज्यादा होता है। बाहर की तरफ सोडियम आयन ज्यादा होता है, अंदर की तरफ सोडियम आयन कम होता है, और बाहर की तरफ पोटेशियम आयन कम होता है और अंदर की तरफ पोटेशियम आयन ज्यादा होता है। लेकिन ये सोडियम आयन बाहर की तरफ ज्यादा होता है और ज्यादा सोडियम बाहर की तरफ होता है और कम पोटेशियम अंदर की तरफ होता है। यानी अगर सोडियम ज्यादा बाहर तो है, पोटेशियम ज्यादा अंदर तो है, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में अगर देखें तो सोडियम बाहर के जो होगा वो ज्यादा होगा और पोटेशियम अंदर ज्यादा जो होगा इसके रिलेटिवली उतना ज्यादा नहीं होगा। तो ये चीज कैसे मेंटेन होगी, यानी कि सोडियम का बाहर पाया जाना ज्यादा, पोटेशियम का अंदर पाया जाना ज्यादा, लेकिन सोडियम का बाहर जो बाहर वाला सोडियम अंदर वाले सोडियम पोटेशियम से ज्यादा होना, जिसकी वजह से यानी बाहर में सोडियम आयंस का बाहर में पॉजिटिव आयंस ज्यादा हो जाएगा, अंदर में पॉजिटिव आयंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रिलेटिव ग्रेडियंट जो होगा वो अंदर की तरफ निगेटिव होगा और बाहर की तरफ पॉजिटिव होगा। कोई भी चीज बाहर की तरफ अगर ज्यादा है, पॉजिटिव आयंस ज्यादा है बाहर की तरफ, तो बाहर पॉजिटिव होगा, अंदर की तरफ कम है पॉजिटिव आयंस तो रिलेटिवली निगेटिव होगा। यही चीज होता है रेस्टिंग पोटेंशियल में, अंदर की तरफ सोडियम कम, बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा, जिसकी वजह से ये होता है क्या, रेस्टिंग पोटेंशियल जो होता है -70 मिलीवोल्ट होता है, जो कि अंदर का मेम्ब्रेन के इनसाइड का पोटेंशियल होता है। तो ये मेंटेन कैसे होता है, ये मेंटेन ऐसे होता है कि एक सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू होता है मेंटेन, सोडियम पोटेशियम पंप। ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है सोडियम पोटेशियम पंप का, जिसके थ्रू 3 सोडियम बाहर जाता है और 2 पोटेशियम अंदर आता है। यहाँ हम साफ देख रहे हैं कि बाहर जाने वाला पॉजिटिव आयन ज्यादा है, अंदर आने वाला पॉजिटिव आयन कम है। इसका मतलब बाहर पॉजिटिव आयन, नेट पॉजिटिव आयन बाहर ज्यादा होगा और नेट पॉजिटिव आयन अंदर कम होगा, जिसकी वजह से बाहर की पोलैरिटी अंदर के पोलैरिटी के कंपैरिजन में पॉजिटिव होगी और अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव पोलैरिटी होगी। तो यह मेंटेन होता है सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू, रेस्टिंग पोटेंशियल। अब यहां तक तो बात समझ में आ रही। तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल हुआ, ये हुआ पोलराइज्ड स्टेट या रेस्टिंग पोटेंशियल। अब रेस्टिंग पोटेंशियल डिस्ट्रॉय हो जाने वाला, स्टिमुलस आएगा, हीट का स्टिमुलस आएगा, कोल्ड का स्टिमुलस आएगा और इस रेस्टिंग पोटेंशियल को डिस्टर्ब करेगा, तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। तो पोलैरिटी का रिवर्स होना डीपोलराइजेशन है, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। तो अब जो होने जा रहा है वो डीपोलराइजेशन होने जा रहा है। ये फर्स्ट फिनोमेना था, दूसरा फिनोमेना जो होने वाला है वो डीपोलराइजेशन का फिनोमेना होने वाला है। डीपोलराइजेशन रिवर्सल होगा, अंदर पहले निगेटिव था, बाहर नेगेटिव हो जाएगा, अंदर पॉजिटिव हो जाएगा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है सोडियम परमेबिलिटी अंदर की तरफ बढ़ने की वजह से, जो कि ट्रांजिएंट होता है, कम टाइम के लिए होता है, लेकिन होता है और अंदर पॉजिटिव हो जाता है, बाहर नेगेटिव हो जाता है। और ये सोडियम आयन की एंट्री की वजह से होता है, ट्रांजिएंट सोडियम आयन की एंट्री की वजह से होता है। तो ये डीपोलराइजेशन हो गया। ये कौन सा स्टेट हुआ, सेकेंड स्टेट हुआ, जिसको कहेंगे डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन डीपोलराइजेशन। अब जब पोलराइज से डीपोलराइज हो गया, तो अब डीपोलराइज से पोलराइज भी हो सकता है, और डीपोलराइज से जब पोलराइज होगा तो अगेन पोलराइज होगा, और अगेन पोलराइज होने को रीपोलराइज कहते हैं, जबकि अंदर का पॉजिटिव फिर से निगेटिव हो जाएगा, अब बाहर का निगेटिव फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, और इस स्टेज को कहेंगे रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन यानी फिर से पहला स्टेज यानी पोलराइज्ड स्टेज का हो जाना रीपोलराइजेशन कहलाएगा। ये कैसे पॉसिबल होगा, तो जाहिर सी बात है सोडियम के अंदर आने की वजह से अंदर पॉजिटिव हो गया था, पोटेशियम के बाहर जाने की वजह से बाहर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रीपोलराइजेशन भी विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होता है, ताकि फिर से डीपोलराइजेशन हो सके। यानी पेस ऑफ कंडक्शन
ऑफ इम्पल्स पेस ऑफ जनरेशन ऑफ इम्पल्स के से मैच कर सके, जिसकी वजह से जिसके लिए रिपोलराइजेशन विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हो जाता है, ताकि फिर से डिपोलराइजेशन हो सके और डिपोलराइजेशन कंडक्ट हो सके एट द पेस ऑफ जनरेशन ऑफ इम्पल्स। क्योंकि स्टिमुलस कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट कंडक्शन ऑफ इम्पल्स भी होना चाहिए। रिपोलराइजेशन अगर प्रोलॉन्ग हो जाता है तो ये फोर्थ स्टेज होता है हाइपरपोलराइजेशन का। हाइपरपोलराइजेशन, यहां पर प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन होता है। प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन का मतलब रिपोलराइज जब हो रहा था तो क्या हो रहा था कि पोटेशियम एग्जिट हो रहा था, यही पोटेशियम एग्जिट थोड़ी देर के लिए ज्यादा हो जाए तो ये माइनस 70 मिलीवोल्ट की जगह पर और ज्यादा माइनस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इनहिबिटरी कंडीशन में चला जाएगा, क्योंकि अगला डिपोलराइजेशन होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगला डिपोलराइजेशन होने के लिए फिर से इसे माइनस 70 मिलीवोल्ट पर लाने के लिए इससे टाइम लगेगा, तो ये इनहिबिटरी कंडीशन होता है हाइपरपोलराइजेशन का नॉर्मली, एक्सेप्ट सम एग्जांपल्स। ये हो गया पोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन। अब जो है हम सब पढ़ेंगे, यहां तक तो समझ में आ गया, ये सारी चीजें समझ में आ गई, एक्शन पोटेंशियल। अब कंडक्शन पढ़ेंगे हम लोग। तो कंडक्शन में हम एक मेम्ब्रेन बनाते हैं जो कि कई सारे चैनल्स से इंटरमिटेंट होता है। इंटरमिटेंट प्रेजेंस ऑफ चैनल्स होता है। तो हम जो यहाँ पढ़ रहे थे सोडियम पोटेशियम की एंट्री एग्जिट, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? मेम्ब्रेन के थ्रू तो होगा नहीं, चैनल्स के थ्रू होगा। तो इन चैनल्स का इंटरमिटेंट पाया जाना एक्सॉन पे यहाँ पे दिख रहा है। तो हम बात यहाँ से शुरू करते हैं, जहां पर जो है रेस्टिंग पोटेंशियल है, यानी अंदर नेगेटिव, अंदर नेगेटिव, अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव। तो यहां तक तो जो था वो रेस्टिंग पोटेंशियल था, यहां तक जो था वो रेस्टिंग पोटेंशियल था। और इससे पहले अब डिपोलराइजेशन होने वाला है। तो डिपोलराइजेशन जब होगा तो सोडियम एंट्री होगी, और सोडियम एंट्री जब होगी तो अंदर का निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर का पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। अंदर का निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर का पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा। ये डिपोलराइजेशन स्टेट हुआ। एक्चुअली होता यह है कि इसी डिपोलराइजेशन को कंडक्ट करना है। कैसे कंडक्ट हो सकता है? तो ये साइक्लिकली इनर टू इनर एंड आउटर टू आउटर पॉजिटिव चार्ज का कंडक्शन होगा। तो पॉजिटिव चार्ज का इधर कंडक्शन होगा, पॉजिटिव चार्ज का इधर कंडक्शन होगा। उसी टाइप से यहाँ पर फिर से जो है अगला स्टेज जो होगा वो पॉजिटिव यहाँ चला आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ चला आएगा। तो ये फिर से निगेटिव हो जाएगा और ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, और ये फिर से निगेटिव होना और फिर से पॉजिटिव होना। ये इस बात की निशानदेही होगी कि यहाँ पर फिर से डिपोलराइजेशन हो गया है। जहां पर पोलराइज्ड स्टेट था वहां पर फिर से वहां पर डिपोलराइज्ड स्टेट हो गया, यहाँ पर डिपोलराइज्ड स्टेट हो गया। इस जैसा डिपोलराइज जैसा यहाँ पर हो गया। लेकिन ये जो हुआ आयन के कंडक्शन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि आयन के चैनल के थ्रू कंडक्शन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि आयंस के अलोंग द एक्सॉन कंडक्शन की वजह से हुआ। तो अलोंग द एक्सॉन, अब इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुआ था अलोंग द एक्सॉन ट्रेवल कर रहा है, और ये डिपोलराइजेशन ए पोजीशन से बी पोजीशन पे ट्रांसफर हो रहा है। तो इसी अब ये कंडक्शन यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो ये अलोंग द एक्सॉन कंडक्ट करेगा कौन से? डिपोलराइजेशन। तो डिपोलराइजेशन को एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं, नर्व इंपल्स भी कहते हैं। तो ये जो कंडक्ट हो रहा है नर्व इंपल्स, एक्शन पोटेंशियल, ये डिपोलराइजेशन ही कंडक्ट होता है। और जैसा कि हमने बताया रिपोलराइजेशन फिर होगा। तो रिपोलराइजेशन तब होगा जैसे कि कोई स्टेज होता है और जहां पर कोई स्टेज हो गया, नेक्स्ट शो के लिए फिर से सारी चीजों को सजाई जाती हैं। रिपोलराइजेशन में भी वही होता है, फिर से रेस्टिंग स्टेज में लाया जाता है ताकि नेक्स्ट ड्रामा, नेक्स्ट शो शुरू हो।
तो नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेशन शुरू हो और उसका कंडक्शन शुरू हो, इसके लिए फिर से रिपोलराइजेशन होगा। अब रिपोलराइजेशन में सोडियम इन्वॉल्व नहीं होगा बट पोटेशियम एग्जिट इन्वॉल्व होगा। यही सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से नर्व फास्ट पेस पे कंडक्ट कर पाता है। तो बच्चों, आज आपको उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी बात। आपको जो भी डाउट हो आप हमारे चैनल पे या व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में रखा है, लिख रखा है, वहां से देख करके आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, हमसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियोस के लिए, फर्दर वीडियोस के लिए आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली हमारा वीडियोस पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।